स्वागत है आपका फिर से एक बार कहानीपीडिया के नए एपिसोड पे। और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी एक्ट्रेस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पर ऐसी ही कहानियाँ मिलेंगी जो लोग भूल चुके हैं और दोबारा से सुनना पसंद करते हैं। वो कहानियाँ हम ढूंढ करके आप तक लेकर के आएंगे। तो अगला एपिसोड है, तो कुंवर साहब मिल चुके थे तारा देवी जी से और 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य हो गया था। कभी दोनों पजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पे पार्कों पर बैठ के बातें करते, कभी गाना बजाना होता। नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फंसा लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत दे थी। उन्हें अपने सामने देखकर कि उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली जिसके लिए वह आत्मलोलुप हो रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज़ सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द ना पाता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज़ की तृप्ति हो सकती थी? प्यास बुझाने के बाद संभव है कि चीज़ों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी ही मूल्यवान पदार्थ है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी ज़बान से नहीं मिलती है? क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या वह उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर ने एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती, पर उसे नोच खसोट कर अपनी राह में लाती। किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह निर्लज्ज जीवन में न व्यतीत कर सकती थी। कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उसे ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी कि वह, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह भय तो था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह कर रहेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम न कर दे या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दे। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारी ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा देखो, तुमसे एक बात कहना है, इनकार न करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोलिए, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य न समझूं? बात मुंह से निकलने की देरी थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। एक क्षण बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो चली थी, आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। यह बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूँ वह तुम जानती हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूँगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूँ और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूँ। तो मेरे लिए सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो। मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपनी दिल की बातें कहते रहे। उनकी बाणी कभी इतनी प्रगल्भ न हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसकी मुख से एक प्रकार का लोभ लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। वह पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट, इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, मेरे भाग्य किस किस दिन उदय होंगे? तारा,
दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज के दिन वह शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल न सकी। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द न निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा की मूर्ति वहीं बैठी रही। पुरुषों के हृदय से कीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतना विमूढ़ हो गई है? विवाह का एक दिन बाकी है। तारा के चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुष अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए गए। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक श्रृंगारदान भेंट कर दिया। उनके 2-4 अंतरंग मित्रों ने भांति भांति की सौगात भेजे, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती थी। वह क्षुब्ध और उदास थी। उसके मन में चारों ओर से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा था कि क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करे? जिस प्रेम की देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमकड़ के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करे? नहीं, वह इतना नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में उसने कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों ने वह सब्ज बाग दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई थी। कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे कहीं से न मिला था? क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ, अवश्य। इस विषय में उसे लेस मात्र भी संदेश नहीं था। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूर्य से में मध्याह्न सा प्रकाश हो सकता है? असंभव। वह स्फूर्ति और चपलता, वह विनोद, वह सरल छवि, वह तल्लीनता, वह त्याग, वह आत्मविश्वास वह कहाँ से लाएगी, जिसके सम्मिश्रण को यौन कहते हैं? चाहे वह कितना ही चाहे, पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी न बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। उसने यह नौबत ही आने क्यों दी? उसने क्यों कृत्रिम संसाधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर वह किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ, जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है। अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है। रात के 11 बजे थे। तारा के मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वह किसी चीज़ की ओर आँख उठाकर न देख सकती थी। अभी 4 दिन पहले वह इन्हीं चीज़ों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीज़ों से उन्हें घृणा हो रही थी। प्रेम सत्य है, और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा, क्यों ना यहाँ से भाग जाया जाए, किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ उसे कोई ना जानता हो। कुछ दिनों बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए तो फिर उन्हें आकर के मिले और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाए। इस समय कुंवर का वज्रपात सा होगा। हाय, न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर उसके लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। अब उसके दिन रो रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना ही दुख क्यों न हो, वह अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। उसके लिए यह स्वर्गीय प्रेम की स्मृति किसी वेदना ही बहुत है, इससे अधिक उसका अधिकार नहीं। दाई ने आकर कहा, बाई जी चलिए थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए हैं। तारा ने कहा, नहीं, जरा भी भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। दाई देखिए, मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? तारा ने कहा। अरे बाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा ही दे दीजिएगा, दाई ने कहा और चले गए। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर ले जाएंगे। हाय भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा था, आज क्यों सामने लाए? यह भी तुम्हारी क्रीड़ा है। तारा ने एक सफ़ेद साड़ी पहन ली, सारे सब आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया। आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। कहाँ थी वह छवि, वह ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था, पर क्रांति कहाँ? अब तो वह यौवन का स्वांग भर सकती थी।
तारा को अब वहाँ एक क्षण भी रहना कठिन हो गया था। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। एक कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस की टटिटियों और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे मिट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कहाँ भाग जाऊं? रेल से भागती हूँ तो भागने ना पाऊंगे। सवेरे ही कुंवर साहब अपने आदमी छोड़ेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वह ऐसे रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी न जाए। तारा का हृदय इस समय गर्व से छलक पड़ता था। वह दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वह निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है। फिर दुख क्यों हो रहा है, निराशा क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया, क्यों ना हो कुंवर साहब उसे वहां ना पाकर से शोक विहलता में की दशा में अनर्थ कर बैठे। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर वह मेज पर जा बैठी और पत्र लिखने लगी। प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखाया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद में है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राण मुझसे नाराज न होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़े जाती हूँ, लेकिन वह मोतियों का हार जो तुमने प्रेम का पहला उपहार दिया था, अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी सदा रहूंगी। तुम्हारी तारा। यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल में संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बन गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपट कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वह हाथे से बाहर आई और कुछ देर गलियों में चलने के बाद उसे गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पूरा सन्नाटा से छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली आ रही थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी थी। मल्लाह नौका में बैठा हुआ था। ओ मांझी, उस पार नाव ले चलेगा? तारा ने मल्लाह को पुकारा। नहीं, रात गए नाव न जाई, मांझी ने जवाब दिया। मगर दूनी मजदूरी का बात सुन के उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जाइ हो? उस पार गांव में जाना है, तारा ने कहा। मुदा इतनी रात गए, कौन सवारी शिकारी न मिली। कोई हर्ज नहीं, मुझे उस पर पहुंचा दो, तारा ने कहा। मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादश का चाँद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्ज्वल नौका खेलता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। इस प्रकार से इस वास्तविक नायिका का किरदार यहाँ से समाप्त होता है। क्या आज की एक्ट्रेस पे इतना विश्वास है कि वह किसी को धोखा ना दे पाए? आपको कैसा लगता है ये हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।